नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पश्चिम बंगाल इस समय आंदोलन का, मार्च का, प्रतिरोध का अखाड़ा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है, जिसे लेकर सड़कों पर तमाम जो वाहन चल रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, दुकानें बंद कराई जा रही हैं। इससे पहले कल छात्रों ने नबान मार्च का आह्वान किया था और उस दौरान का कुछ हिंसक झड़पें भी हुई, छात्रों पर लाठीचार्ज की घटनाएं भी हुई। कहा यह भी जा रहा है कि छात्रों का मार्च जरूर था, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे। यद्यपि यह बात नहीं कही गई थी कि उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रहेगी। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। और वहीं दूसरी ओर इस बंद के विरोध में तृणमूल कांग्रेस यानी सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसने भी वहां पर मार्च का और प्रदर्शन का आह्वान किया है। तो ये पूरी तरह से अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की इस समय तस्वीरें देखें तो बिल्कुल वहां हंगामे की स्थिति बनी हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। और एक तरफ वहां जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राज्य के कई हिस्सों में बंद की खबरें आ रही हैं, दुकानें बंद कराई जा रही हैं, बसें बंद कराई जा रही हैं। और यहां तक कि जो बसें चल रही हैं राज्य परिवहन विभाग की, उनके कुछ ड्राइवर्स हेलमेट लगाकर बसों को चला रहे हैं। उनका यह कहना है, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह से आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा की वजह से ऐसा करना है। इस तरह के कुछ विजुअल्स हैं जिन्हें हम दिखाएंगे आपको। और वहां पर सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कई जगह इस बंद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यह अजीबोगरीब स्थिति इस समय पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस घटना के लिए सॉरी कहा है, जिस घटना के विरोध में ये सारी चीजें हो रही हैं। यद्यपि उनका कहना है कि घटना जब हुई उसके बाद ही कार्रवाई की गई, दोषियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर वहां पर एक लगातार प्रतिरोध की, आंदोलन की का रास्ता अख्तियार किए हुए है। और आज का ये जो बंद है, इस बंद को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा यह जा रहा है कि इस पर पुलिस जो है वो रोक रही है, सख्ती कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। कल के बंद में भी वो छात्रों का मार्च था, जो कि राज्य सचिवालय तक उनका मार्च था, लेकिन उस पर भी कई जगह कुछ झड़पों की खबर आई और लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। उसकी कई तस्वीरें रही और यहां तक कि लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, लेकिन पुलिस के तरफ भी प्रदर्शनकारियों ने भी कई ऐसे तस्वीरें हमको दिखाई पड़ी, वीडियो वायरल हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर भी पथराव किए। कई पुलिस वालों के घायल होने के वीडियो और तस्वीरें दिखाई पड़ते रहे। अमलेंदु उपाध्याय जी, ये जो बंद है, ये पूरी तरह से क्या अब ये नहीं लग रहा है कि ये जो मुद्दा है, जो विषय है, ये एकदम राजनीतिक रूप ले चुका है? चाहे बंद का आह्वान हो, चाहे जिस तरह से विरोध हो रहा हो, क्योंकि जिस घटना को लेकर विरोध हो रहा है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सुनवाई कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी वहां इस मुद्दे को लगातार उछाल रही है। और इस तरह की घटनाएं कई राज्यों में हो गई हैं जहां विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं। तो यह बहुत एक हैरानी की बात है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए समीर जी, विपक्ष का आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी से इसके अलावा और कोई आशा नहीं की जा सकती कि वो इस तरीके की ओछी राजनीति करेगी। महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने तो भाजपा के गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया है। वो उस तरीके के शब्द हम लोग खैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो राजनेता हैं और एक दूसरे के ऊपर कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये बात कही है, तो जाहिर तौर पर उसका जिक्र हमें भी करना पड़ेगा। हाँ नहीं, हम उनका जिक्र करना, मतलब मेरा कहना है कि हम किसी को गुंडा नहीं कह सकते। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने तरीके से विरोध कर रही हैं और उनका अपना एक तरीका है विरोध करने का। लेकिन ये जो विरोध करने का तरीका, समीर जी, विरोध पे भी कोई आपत्ति नहीं है, निश्चित तौर पे ऐसी घटना का विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर ये पूरा जो है आपका एजेंडा सिर्फ इस पर आकर टिक जाए कि आपको ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहिए, बंगाल में आपको अशांति पैदा करनी है, तब ये आपके ऊपर सवाल खड़ा करता है। जैसे आपने भी कहा कि इस तरह की घटना, अभी फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ की घटना है, 2 दलित बच्चियों का जो है वो लाश मिली
है, पेड़ों पर लटकी हुई है, उनके साथ दुराचार की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। उसको लेकर अखिलेश यादव भी काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हुए हैं, और जो अवधेश प्रसाद हैं अयोध्या के सांसद, उन्होंने भी उस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ही इस तरीके का सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें, आपका अगर उत्तर प्रदेश के मामले पर आपका खून नहीं खोल रहा है, आपका बदलापुर के मामले पर खून नहीं खोल रहा है, अभी बरसात जो है गुजरात का, वहाँ का एक मामला आया है, उसके ऊपर आपका खून नहीं खोल रहा है, तो आपका खून फिर पश्चिम बंगाल के मसले पर ही क्यों खोल रहा है? ये तो एक सवाल बनता है ना। और यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण ये है समीर जी कि जो हमारे लेफ्ट के लोग हैं वो भी इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक जो मसला जो उस महिला डॉक्टर को या उस महिला को, डॉक्टर क्या सवाल तो महिला के ऊपर अत्याचार है ना, उसको न्याय दिलाने का जो होना चाहिए था वो आपने शुद्ध रूप से पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया, और सारी आपका आंदोलन और सब कुछ जो आकर के पॉलिटिक्स पे आकर केंद्रित हो गया समीर जी। बिल्कुल, यानी जो अपराध है, इस तरह की आपराधिक घटनाएं हैं, उनका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक विचारधारा के अनुसार उस पर टिप्पणी की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। यह बड़ी हैरानी की बात है, और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठ रहा है कि तमाम ऐसी जगहों पर वो चुप्पी साधे रहती है, कहीं ऐसे आंदोलन नहीं होता है। अभी एक दो साल पहले की ही घटना है कि उत्तराखंड में जिस तरह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल रहे, लेकिन उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन तो छोड़िए, उसकी निंदा तक नहीं की, और नेताओं को गिरफ्तार करने की या उनको सजा दिलाने की मांग नहीं की। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, निश्चित तौर पर वो और ज्यादा हैरान करने वाली हैं कि आपराधिक घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से जो देखा जा रहा है, और इससे ये पता चलता है कि आप जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनमें किसी को न्याय दिलाना मकसद नहीं है, बल्कि उसके जरिए मौजूदा सरकार पर निशाना साधना और अपने को राजनीतिक रूप से मजबूत करना, यही उसकी मंशा हो सकती है। क्योंकि अगर, जैसा अभी अमलेंदु जी कह रहे थे, कि अगर इस तरह की घटनाओं पर वास्तव में चिंता है और दुख है, संवेदनशीलता दिखाई जा रही है, तो उसमें फिर सभी जगह की घटनाओं पर किया जाना चाहिए, उसको राजनीतिक तरीके से उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी ने कल जो छात्रों का मार्च था उस पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज 12 घंटे का वहां बंद का आह्वान किया गया है। और एक बार हम लोग देखेंगे कि जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं बहुआ मोइत्रा, वो इस बंद के बारे में क्या कह रही हैं, और जो कि वहां पर बंद के दौरान कई जगहों पर झड़पें हुई हैं, जिसमें पुलिस वालों पर भी पथराव हुए हैं, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, तस्वीरें सामने आई हैं, घायल पुलिसकर्मियों को ले जा रहे हैं अस्पतालों की ओर, और लाठीचार्ज की भी घटनाएं हुई हैं। कई जो छात्र थे जो उस मार्च में या प्रदर्शन में शामिल थे, उन पर भी, उन्हें भी चोटें आई हैं, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है। तो ये इस तरह की, चूंकि बताया ये जा रहा है कि जब वहां पर पथराव होने लगे और जो मार्च था वो शांतिपूर्ण नहीं बल्कि हिंसक होने लगा, तो उसे रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां बंद का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, सांसद इस बंद में शामिल हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से वहां कई जो बसें हैं, लोगों को कहा गया है कि सुरक्षित तरीके से वो चले। यहां तक कि जो सरकारी बसों के ड्राइवर हैं, कई जगहों पर वो हेलमेट लगाकर चलते हुए दिखाई पड़े हैं, और उनका यह कहना था कि उन्हें सरकार की तरफ से इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। तो लेकिन अमलेंदु जी, वो बसों के ड्राइवर्स को तो निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बसों में बैठने वाले यात्री भी और सारे लोग तो हेलमेट लगा के नहीं चल पाएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है कि यात्री तो हेलमेट नहीं लगाएंगे। इसका मतलब आप ये समझिए समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी का कितना खौफ जो है वो बंगाल पे इस समय हावी है कि पता नहीं ये क्या कर देंगे। और जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, चूंकि वो कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उसकी वजह से हम वो विजुअल्स दिखा नहीं सकते हैं, वो तोड़फोड़ के, वो रक्त रंजित चेहरे किस तरीके से, और पुलिस पे हमले, ये सब हम वो दिखा नहीं सकते हैं। चूंकि लेकिन ये जो बंद जिस तरह से कराया जा रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं कि जबरन वहां पर जगह जगह ताले बंद किए जा रहे हैं, दरवाजे गेट बंद किए जा रहे हैं, जबरन किया जा रहा है। हम देख रहे तो हम हाँ ये देखिए, और इसी विजुअल को ट्वीट करते हुए महुआ मोइत्रा ने भाजपा के गुंडे शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये जिस तरीके से चल रहा है, तो जो अब विपक्ष आरोप लगा रहा है, और इस स्कूल को बंद कराया जा रहा है, तो इस तरीके से जो बंद कराया जा रहा है, आप आखिर किसको इस जनजीवन जो प्रभावित हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी कि कितना नुकसान हो रहा है?
और सवाल समीर जी यही कि कल जब एक आंदोलन का आह्वान था और उसमें जब अनुमति नहीं मिली और जो भी हुआ, तो आज फिर आज 12 घंटे का बंद करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी बीजेपी को? इसका आह्वान क्यों किया गया? सवाल यह है कि यह आपका इसलिए है बंद का आह्वान। कल तक तो आप कह रहे थे कि वो छात्रों का आंदोलन है, आज आप क्यों कूद पड़े फिर बाद में झंडा लेकर के? चूंकि ये लगा आपको कि ये पोल खुलती जा रही है कि ये जो भी कुछ आंदोलन चल रहा है उसके पीछे आप हैं और आपके राजनीतिक स्वार्थ उस तरीके से हल नहीं हो पा रहे जिस तरीके से हल होने चाहिए थे, तो आप फिर अब खुल करके मैदान में आ गए हैं। और लोकेट चटर्जी जो उनकी सांसद हैं भाजपा की, वो साफ कहती हुई सुनी जा रही है कि जब तक ममता बनर्जी का रिजाइन नहीं होगा हम इस तरीके का करते रहेंगे, जेल कितनी भरनी है भर लो, इस तरीके के वो कहती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि आपका एक एजेंडा है कि आपको ममता बनर्जी का त्यागपत्र चाहिए, आपको उस महिला को न्याय दिलाना है, ये आपका कोई लक्ष्य नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। जो मरिक्कम टैगोर हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, और उन्होंने एक अभी बाइट जारी की, हालांकि वो चूंकि अंग्रेजी में बोले हैं तो वो अंग्रेजी का के बजाय हमें उसका हिंदी अनुवाद जो है वो बता देते हैं दर्शकों को। उनका कहना है कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल में डॉक्टर के साथ बलात्कार का मामला बहुत संवेदनशील है और अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये सीबीआई के पास आ गया है। हम सभी को सही जांच होने और सच्चाई सामने आने का इंतजार करना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए इसका राजनीतिकरण करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये मरिक्कम टैगोर का कहना है। यानी समीर जी, अब ये बीजेपी जिस तरीके से राजनीतिकरण कर रही है इस पूरी घटना का, उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और बीजेपी से अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि सीबीआई को सौंपा जा चुका है, सीबीआई उसमें जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है उस मामले में, और जो राज्य सरकार का भी कहना है कि घटना हुई जरूर, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी की गई और उसके खिलाफ केस अब चल रहे हैं। बावजूद इसके अब चूंकि ये कोई घटना अगर हो रही है तो उसके बाद यही होता है कि जो वैधानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो वहां की सरकार ने किया है, जो उसका दावा है। उसके बाद अब जांच भी हो रही है। फिर निश्चित तौर पर अब इन सब के बीच अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अब ये यहां तक पहुंच गया कि छात्र परिषद, वहां का छात्र संगठन है, और वो छात्र परिषद भी बिल्कुल नया बना हुआ संगठन है जिसे कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बैकिंग से बना है, उसको उसका समर्थन प्राप्त है। उस छात्र परिषद ने कल नबान मार्च का आह्वान किया था। नबान भवन जो राज्य सचिवालय है, नया सचिवालय पश्चिम बंगाल का, उसका नाम है, वहां तक मार्च का। उस दौरान जो झड़पें हुई और लाठीचार्ज की घटना हुई और दोनों पक्षों की तरफ से, यानी पुलिस और प्रदर्शनकारियों की ओर से, उसके खिलाफ बंद का आह्वान किया गया है। अब ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो अभी कांग्रेस के नेता मरिक्कम टैगोर का बयान हम लोगों ने सुनाया आपको, वो यही दिखा रहा है कि इस मामले में किस तरह से राजनीति की जा रही है, और उद्देश्य ये है कि किसी को न्याय दिलाना नहीं, पीड़ित को न्याय दिलाना नहीं, पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि मुख्य मकसद ये है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, या उसके बाद जो भी जो कुछ आगे की वो चीजें हो सकती हैं। इन सारी चीजों को लेकर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरह की आपराधिक घटनाएं राजनीतिक विचारधारा के अनुसार ही उनका विरोध किया जाएगा और समर्थन किया जाएगा? क्या राजनीतिक दलों में अब इतनी संवेदनशीलता नहीं रह गई है कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं को लेकर वो अपने हिसाब से सोचेंगे और विरोध जताएंगे, समर्थन करेंगे? इस तरह की घटनाओं का तो अमलेंदु जी समर्थन तक किया जा चुका है। आपको याद होगा जो कठुआ में कुछ साल पहले जो घटना हुई थी, उसमें जिस अभियुक्त को पकड़ा गया था, उस छुड़ाने के लिए, उसको रिहा करने के लिए आंदोलन और मार्च किया था भारतीय जनता पार्टी। जी, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा उन अपराधियों जो थे उनमें सजाएं हुई हैं, उनको सजाएं हुई हैं, उसमें 6 लोगों को सजाएं हुई हैं। उनके समर्थन में बाकायदा तिरंगा रैली निकाली भारतीय जनता पार्टी ने। और ये इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के ऊपर से मुकदमा वापस ले लिया गया यौन अत्याचार का। जी हाँ, है ना। तो और ये बीजेपी की सरकार में वापस लिया। और कई नाम है, अभी सेंगर का नाम आ रहा है, जो कुलदीप सेंगर थे, उनको निकाला नहीं गया पार्टी से, उनका किस तरीके से बचाव किया गया, किस तरीके से उसने अत्याचार किए, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो आप एक तरीके से देखा जाए कि अपने जो आपकी पार्टी के इस तरीके के लोग हैं उनके साथ आप खुल करके खड़े होते हैं। अंकिता भंडारी जो मसला था वहाँ का, उत्तराखंड का, उसकी माँ को बाकायदा पुलिस घसीट रही है, इस तरह के विजुअल्स आए।
आप उसके समर्थन नहीं हो, आपने किसी ने कोई मांग नहीं करी, तो ये इसलिए कि पार्टी के नेता उसमें पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, तो यानी आप इस तरीके के हर मसले को वहीं उठाते हैं जहां आप इसका राजनीतिकरण कर सकें। बदलापुर में आप क्यों नहीं उतर रहे हैं मैदान में, महाराष्ट्र में, या बलसाड में आप क्यों नहीं उतर रहे हैं मैदान में? ये सवाल तो बीजेपी से पूछे जाएंगे ना कि क्या इस तरीके की घटना से पश्चिम बंगाल में ही हुई। और फिर जब ये सीबीआई के पास केस चला गया तो आप सीबीआई से सवाल पूछिए, अगर आपको प्रदर्शन करना सीबीआई के दफ्तर पर जाकर कीजिए, सीबीआई के मुख्यालय में दिल्ली आकर कीजिए कि सीबीआई ने तो क्या किया, जांच कर रही है। और ज्यादा है तो सीबीआई जिसके अंडर में आती है उस मंत्री के जाकर के कीजिए, हिम्मत है तो। अगर हिम्मत है तो सीबीआई जिस मंत्री के अंडर में है उस मंत्री के घर पे आके कीजिए, भारतीय जनता पार्टी करे, उस मंत्री से इस्तीफा मांग ले कि सीबीआई आपके अंडर में काम कर रही हो, सीबीआई ने अब तक इस पर कुछ नहीं किया, तो ये तो नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो वहां आप जाके जो उत्पात मचा रहे हैं, तो ये उत्पात जो है ये निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठ रहे हैं और इसका पूरी तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है। एक घटना जो निंदनीय है काफ़ी ज़्यादा है, उसमें उसको तुरंत न्याय दिलाने की जो बात होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जाए, ये बात होनी चाहिए, वो सब चीज़ें ना जा करके आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है समीर जी। जी बिल्कुल। और इसमें जो भारत बंद का आह्वान किया गया है इसकी भी अनुमति नहीं दी गई थी। कल का जो मार्च था, जो छात्र बंगाल बंद, माफ कीजिएगा, बंगाल बंद का जो आह्वान किया है भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 घंटे का, और कल का जो मार्च था उसकी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी वहां राज्य सचिवालय तक मार्च करने का उन्होंने आह्वान किया, वहां पहुंच रहे थे, झड़पें हुई और उन झड़पों के खिलाफ आज माफ कीजिएगा, बंगाल बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कल के जो मार्च में जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर पथराव की घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे विजुअल्स और तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं, इससे ये जो आरोप विपक्ष का है या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का आरोप है, वो ये कह रहे हैं कि यहां प्रदर्शनकारियों का मकसद ये था कि किसी भी तरह से यहां पर हंगामा करना, उनको अनुमति नहीं दी गई, फिर भी उन्होंने किया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जब वो राज्य सचिवालय की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब वहां से पथराव की, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि किस तरह से वहां इस घटना को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश हो रही है। घटना में जो पीड़ित है, जिसकी जो परिजन है, उनको न्याय दिलाने से यह मुद्दा बिल्कुल भटक गया है और अब ये राजनीतिक तौर पर राजनीतिक रंग ले चुका है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जबकि कार्रवाई हो चुकी है, सीबीआई की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया है। इन सारी चीजों के बावजूद और सब राजनीतिकरण, इसमें राजनीति करने के आरोप इसलिए भी पुख्ता होते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी ऐसी तमाम घटनाएं, उस घटना के बाद कई ऐसी घटनाएं, उससे भी ज्यादा विभत्स घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसने इसलिए उन घटनाओं का जिक्र नहीं किया, विरोध नहीं किया, वहां पर प्रदर्शन नहीं किया, वहां मार्च नहीं किया, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जबकि ये कोलकाता की घटना को लेकर कई जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी उस पर खेद जताया है और उस पर दुख जताया है। खुद ममता बनर्जी ने आज फिर एक ट्वीट किया है और सॉरी कहा है कि जो घटना हुई, चूंकि आज उनकी जो तृणमूल कांग्रेस की छात्र सभा का, युवा सभा जो उनकी है, उसका आज फाउंडेशन डे भी है। इस मौके पर उन्होंने कहा है और उस जो घटना हुई है उस पर उन्होंने सॉरी कहा है। तो जाहिर तौर पर ये एक मसला ऐसा है कि राजनीति कम से कम इस पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बंगला में ट्वीट किया है, हम लोग उसको हिंदी में अगर दिखा सकते हैं उसको दिखा पाएंगे। अगर हम लोगों के पास है हिंदी उसका वर्जन तो हम उसको दिखा पाएंगे, तो दिखाएंगे कि ममता बनर्जी ने लिखा क्या है, अपने ट्वीट में क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है, उसको अभी हम आपको बताएंगे। चूंकि वो बांग्ला में है इसलिए उसका हिंदी तर्जुमा करके उसको हम आपको बताएंगे। लेकिन ये इस तरह, और कल की घटना को देखते हुए सरकार अलर्ट पर है और वहाँ पर बसें जो ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, सरकारी बसें, उनके ड्राइवर्स को कहा गया है कि वो हेलमेट लगाकर यानी सुरक्षित तरीके से चलें, बसों को चलाएं, और यात्रियों से भी, तमाम लोगों से भी कहा गया है कि अलर्ट रहें। ये अलर्ट की बात जो है, जगह जगह पुलिस के लोग भी हैं, हम लोग देख सकते हैं ये विजुअल्स में किस तरह से हेलमेट लगाकर ये बसों के ड्राइवर्स चल रहे हैं, ये इस ताकि कम से कम अगर पथराव हो, क्योंकि कल
पुलिस बल पर पथराव हुआ, कई जगहों पर पथराव हुआ, पुलिस वालों के घायल होने की तमाम तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं। ये दिखा रही है कि निश्चित तौर पर यह आशंका है कि ये जो भी प्रदर्शनकारी है, जो शामिल है उसमें, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अनुमति भी नहीं मिली है, प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण नहीं है, और उनसे ये खतरा है, डर है कि शायद वो कल की तरह आज भी पत्थरबाजी करें या फिर कुछ ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे कि वहां पर हिंसा की आशंका हो। हाँ, हिंसा हुई है कई जगह पे समीर जी। ये खबरें जो आ रही हैं तो चूंकि हम लोग की एक कम्युनिटी गाइडलाइन है और नैतिकता का तकाजा है कि हम उस तरह के विजुअल नहीं दिखा सकते, लेकिन वो उस तरह की चीज़ें हुई हैं। हिंसा हुई है, कई जगह पे हिंसा हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उसमें हिंसा में शामिल हैं, ये तृणमूल कांग्रेस का आरोप है। अब वो शामिल है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते जब तक कि कोई जांच उसकी नहीं होगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। और ममता महुआ मोहित्रा तो सीधा सीधा खुद जो है वो ट्वीट करके भाजपा के गुंडे कह रही हैं, तो वो खैर उनका अपना मसला है, वो कहें ना कहें। लेकिन ये जिस तरीके से किया जा रहा है समीर जी, इसको लेकर के सवाल निश्चित तौर पर बहुत सारे उठ रहे हैं, और पूरा मसला इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। ये एक अब उस मतलब ये कहा जाए कि उस लड़की को जो न्याय दिलाने का मसला था वो पीछे छूट गया, उसको न्याय दिलाने की कोई बात नहीं हो रही है। इस्तीफा सिर्फ ममता बनर्जी का चाहिए। ममता बनर्जी का इस्तीफा मिलने से क्या जो उसके दोषी हैं, महिला के, उस लड़की के जो दोषी हैं, उनको सजा मिल जाएगी? अगर ये कहे भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, ममता बनर्जी का इस्तीफा दिलवा दिया जाता है, कह दिया जाए कि ममता बनर्जी जी आप इस्तीफा दीजिए, चूंकि न्याय उसको उसी से मिलेगा। मतलब इस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि एक तो देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटक रही है। आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा इनके दिमाग में महिला विरोध घुसा हुआ है समीर जी, कि देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री और उसके खिलाफ आप इस तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं कि उसका भी इस्तीफा दिला दो ताकि कोई पुरुष वहाँ करके बैठ जाए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता है उसका भी प्रदर्शन यहाँ हो रहा है समीर जी। जी बिल्कुल, और किन प्रकार कि वहाँ कोई मौका मिले और वहाँ उसमें उसको एक राजनीतिक रूप दिया जाए, सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, उसकी कोशिशें लगातार जारी है। चूंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से प्रचारित किया था कि वहां वो सरकार बनाने जा रही है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल उसी तरह प्रचारित किया गया था जैसे अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया गया था। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सारे संसाधन, सारी चीजें, सारी अपनी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद वहां पर 77 सीटें शायद आई थी भारतीय जनता पार्टी की। इसकी बात करेंगे। ममता बनर्जी का जो ट्वीट है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि आज मैं तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस हमारी बहन को समर्पित करती हूं, जिनकी कुछ दिन पहले आरजीकर अस्पताल में दुखद मृत्यु पर हमने शोक व्यक्त किया था, और कृपया उस बहन के परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना, जिसे क्रूरतापूर्वक यातना देकर मार डाला गया, और वो शीघ्र न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही भारत भर में सभी उम्र की उन सभी महिलाओं के प्रति जो इस तरह के अमानवीय कृत्यों का शिकार हुई है, क्षमा मांगती हूं, सॉरी कहा है उन्होंने। तो ये उनका ममता बनर्जी का ट्वीट है। उन्होंने खुद उस घटना काल कार्रवाई हुई और गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी ममता बनर्जी ये कह रही हैं अब साफ तौर पर कि इस तरह की जहां भी घटनाएं हुई हैं, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे कि इस तरह के मामलों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, अमानवीय घटनाएं हैं, और ये घटनाएं जहां भी हो रही हैं उसकी निंदा की जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं को और इस तरह के काम करने वालों को प्रोत्साहन न मिले। लेकिन अगर उनको राजनीतिक तरीके से देखा जाएगा घटनाओं को, तब जाहिर तौर पर इस तरह के जो लोग होंगे वो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और फिर क्या होगा कि इस तरह की घटना करने के बाद वो किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थामेंगे, या राजनीतिक पार्टी के लोग होंगे तो वो सत्तारूढ़ पार्टी का। यानी कुल मिलाकर अपराध का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो राजनीति का भी अपराधीकरण होना तय है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और राजनीति का अपराधीकरण इसी तरीके से होता है भाई, जब इस तरीके से लोग आते हैं। देखिए, एक आंदोलनों की एक भूमिका होती है राजनीति में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आंदोलन अगर हिंसक होता है तो वो फिर समाज के लिए खतरनाक होता है। आंदोलन हो, नारे लगे, प्रदर्शन हो, खूब नारेबाजी हो, मांग की जाए लोकतांत्रिक तरीके से, वो सबका अपना अधिकार है और राजनीति में होना भी चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो फिर राजनीति मुर्दा हो जाएगी, समाज मुर्दा हो जाएगा। तो समाज के अंदर ये उबाल तो होना चाहिए कि इस तरीके
की घटनाओं के विरुद्ध आवाज उठे और इस तरीके की घटनाओं के खिलाफ लोग सड़कों पे आएं, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। चूंकि कोई भी आंदोलन अगर उसमें हिंसा का पुट आता है या हिंसक होता है या अपने मूल उद्देश्य से भटकता है समीर जी, तो फिर वो समाज के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो समाज विरोधी काम समझा जा रहा है अब, चूंकि आप जो अब कर रहे हैं वो आप समाज को के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। आप जिस तरीके से वहां तोड़फोड़ के आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि आप वहां हिंसा कर रहे हैं इस बंद के नाम पे, और कल जो नवांद का जो कार्यक्रम था उसके नाम पे जिस तरीके से, तो ये जो वहाँ का सत्तारूढ़ दल जो है वो आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर, उससे समझा जा सकता है कि ये आंदोलन भटक गया है। और भटका नहीं है बल्कि इसको जानबूझकर उधर ले जाया गया। भटकना तो ये होता है कि भाई अपने उद्देश्य से कुछ चल रहा था और दूसरी तरफ लोग मुड़ गए, लेकिन यहाँ तो उद्देश्य ही आपने मतलब जो आपने किया पिछले लगभग एक पखवाड़े में, वो सब मिलाकर के वो इसी की तरफ आपका ले जाने का प्रयास था, उसमें आप उसको ले जा रहे हैं। और ये आप अब जाहिर भी कर रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि जब आपकी एक सांसद कह रही है कि जब तक ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तब तक हम ये करते रहेंगे, अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं, इस तरह के विजुअल सामने आ रहे हैं, तो ये साफ तौर पे समझाया जा सकता है समीर जी कि ये इसका मतलब चीज़ें हो रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मसले को पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज कर रही है। बिल्कुल, और इसमें जो और आगे जो कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई होंगी बंद को लेकर, और जैसा हमने आपको बताया कि इस बंद के विरोध में कल की जो घटना हुई, जो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि पहले प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और उनके ऊपर हमले किए, उसके बाद फिर लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। और दूसरी तरफ इस बंद के आह्वान के विरोध में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी वहां पर प्रदर्शन का और आंदोलन का आह्वान किया है। तो दोनों ही पार्टियां एक तरह से वहां की जो मजबूत राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस समय आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। ये भी एक अजीबोगरीब स्थिति है। और जिस तरह से हम वहां के बसों के ड्राइवर्स को, दूसरे लोगों को देख रहे हैं किस तरह से अलर्ट मोड में चल रहे हैं, और ड्राइवर्स का यह कहना है कि वो हेलमेट लगाकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उनको ये निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो इस मामले को राजनीतिक स्वरूप दिया जा रहा है, राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुछ न कुछ मुद्दों को ऐसे तलाशती रहती है कि कैसे उसका राजनीतिकरण किया जाए। विधानसभा के चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद जब वो डबल डिजिट में नहीं पहुंचे, फिर उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शायद वो लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर वो अपना पिछला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाए। पश्चिम बंगाल भी उन कुछ राज्यों में था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में, जहां बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। 303 सीटों से सिमट कर वो 240 सीटों पर आ गई। उनमें से पश्चिम बंगाल भी एक वो राज्य था, और पश्चिम बंगाल से शायद उसको सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि अपनी सीटों को 19 सीटों से बढ़ाकर उसको और ज्यादा कर ले, और दावे किए जा रहे थे कि 35 सीटें तक जीत लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो लेकिन वहां अपना राजनीतिक जो आधार है उसको बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ इस तरह के वो तमाम मौके ढूंढ रही है। और इस एक जो घटना हुई, ये एक अमानवीय घटना, उसको भी वो एक राजनीतिक मौके के तौर पर, जिसको कहते हैं कि आपदा में अवसर के रूप में वो देख रही है। नहीं, और घटिया अवसर, जी हाँ, बिल्कुल इसको कहा ही जाएगा, ये घटिया अवसर है समीर जी। अगर आपका उद्देश्य सत्ता पाना है तो सत्ता पाने के लिए आप और भी कुछ कर सकते हैं। और भी बहुत से सरकार में और भी बहुत सी कमियां हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तमाम आरोप हैं, कानून व्यवस्था के ही और बहुत से सवाल हो सकते हैं। आप उस पर कीजिए कि भाई कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रही, उस पर भी आप आंदोलन कीजिए, इस मसले पर भी आंदोलन कीजिए, इसमें भी कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि आंदोलन आपका किसके खिलाफ हो। जब जांच बंगाल पुलिस से हटा करके सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई, हाई कोर्ट ने उसको आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई सीबीआई उसमें कर रही है, तो अब आपका आंदोलन सीबीआई के खिलाफ होना चाहिए, या सीबीआई को जो जिस मंत्री के अंडर में है सीबीआई, उसका जो मंत्री है उसके खिलाफ आपको करना चाहिए, या सीबीआई जिस सरकार के अंतर्गत है उस सरकार के खिलाफ करना चाहिए। तो आप जो अब कर रहे हैं, तो आप तो बंगाल के उसके खिलाफ करना, जबकि उसके पास तो सिर्फ 6 दिन रही, और 6 दिन में उसने जो कार्रवाई की। सवाल यह कि सीबीआई के पास जब ये केस पहुंच गया, तो क्या वो जो बंगाल की पुलिस ने किया था उससे एक कदम भी आगे चली है? बिल्कुल, यही तो सवाल पूछा जा रहा है, सीबीआई ने पिछले 10-11 दिन में अब तक किया क्या है। और समीर जी देखिए, उत्तर प्रदेश में तो एक और गंभीर घटना हुई है, बहुत निंदनीय, बहुत घृणित घटना जी। और घृणित घटना ये है कि जो पोस्टमार्टम हाउस था नोएडा में,
वहाँ एक वीडियो जारी मतलब वायरल हुआ कि वहाँ लाशों के बीच में डीप फ्रीजर रूम जो है वहाँ जो था वो अश्लीलता हो रही थी और वो वीडियो वायरल हुआ। तो जहाँ आप इसके खिलाफ तो हमने नहीं देखा कि नोएडा में या दिल्ली में या कोई प्रदर्शन हुआ कुछ हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी ने किसी का कोई वक्तव्य भी आया हो। तो इस तरीके की चीज़ों पे आप खामोश हैं। फरुखाबाद के मसला मानवीय घटना, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बदायूं में ऐसी घटना जिसको लेकर इतना बड़ा हंगामा हो, यूएन तक जाने की बातें की गई थी उस समय, और बाद में मालूम पड़ा कि वो मामला दूसरा था और वो जो था वो मसला जो था वो ऑनर किलिंग का निकला था। जी हाँ, ये जाके निकला था। और जबकि वो जो लड़कियां थी वो ओबीसी थी, उनको प्रचारित किया इस मीडिया ने कि एससी हैं। जी हाँ, ये हुआ। तो आप जिस तरीके से मीडिया के जरिए आप कब्जा करना चाहते हैं सरकारों पे, और ये सब जगह है समीर जी। झारखंड में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन है वो किस तरीके से वहाँ अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये असल में है क्या समीर जी, जो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये होती है कि जहाँ कहीं चुनाव हो या नज़दीक में चुनाव आना हो या किसी सरकार को अस्थिर करना हो, तो ऐसे मसलों को उठाकर उस पर सरकार को अस्थिर किया जाए, क्योंकि ऐसे में सरकार थोड़ी सी बचाव की मुद्रा में भी होती है। अब यहाँ भले ही हो सकता है वहाँ के जो डीजी या कमिश्नर हैं उनकी गलतियाँ हो उसमें निश्चित तौर पे, और गलतियाँ तो उनको सजा भी होनी चाहिए, उनकी जांच भी होनी चाहिए, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब उसको बचाया जाए या उस प्रिंसिपल को बचाया जाए या उस प्रिंसिपल ने जो साहब वो बेदाग है, ये भी कोई नहीं कह रहा है। तो जो भी अब काम चल रहा है, सीबीआई जब पूछताछ कर रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट उसका हो रहा है, सब कुछ कर रही है, तो फिर अब उसको काम करने दीजिए ना, जो जांच एजेंसी है। एकदम सही बात है। अब अगर आप जांच एजेंसी को भी काम नहीं करने देंगे, और जो आपकी जांच एजेंसी है, अब तो आपकी जांच एजेंसी के पास नहीं, तो उस जांच एजेंसी का ये फांसी लगवाए, हम कब रोक रहे हैं या दूसरा कोई कब रोक रहा है? हम तो खुद मांग कर रहे हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाया जाए। पूरा देश ये मांग कर रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मसले को लेकर जाया, इस केस को लेकर जाया जाए और जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो और उसको सजा दिलाई जाए। जो उसके अलावा जो भी इसमें कल्पित है, सिर्फ वही नहीं जो पकड़ा गया है, उसके अलावा भी अगर कोई इसमें कल्पित है, उसके और भी सहयोगी साथी हैं या उसको जिन्होंने बचाव किया है उनको भी सजा हो। तो ये मांग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अब ये मांग हो किससे? सवाल ये ना कि ममता बनर्जी करेंगी इसको कि मोदी जी करेंगे? ममता बनर्जी का तो उनका जो डिपार्टमेंट था वो तो अब गया, उनको जो काम करना था वो उन्होंने किया, उसको एफआईआर हुई, अरेस्ट हुआ, लेकिन अब उसके बाद मामला ये सीबीआई के सुपुर्द है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया है, सीबीआई जांच के लिए कहा और सीबीआई जांच कर रही है। अब सीबीआई जांच क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है, वो अपनी जब रिपोर्ट देगी तब उस पता लगेगा। लेकिन इस बीच में उसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना, प्रदर्शन करना और प्रदर्शन में हिंसा करना, उसके बाद फिर भारत बंगाल बंद का आह्वान करना, ये सारी चीजें साफ दिखा रही हैं कि इस मामले में इस घटना का राजनीतिक फायदा लेने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी वहां लगी हुई है। क्योंकि एक और बात है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ही तमाम जो पार्टी के भीतर जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, वहां उसी से परेशान है। अब एक नए राज्य में जहां इतने दिनों से प्रयास कर रही है कि वो सरकार में आए, सत्ता में आ जाए, ऐसे दो ही राज्य हैं और उनमें से एक दिल्ली है और एक पश्चिम बंगाल है जहां वो नहीं आई। चूंकि और राज्य भी है जहां वो कभी सत्ता में नहीं आई, वहां उम्मीद दूर दूर तक दिख भी नहीं रही है। और समीर जी, विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में इन्हीं हरकतों का भाजपा को नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको याद होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई थी और ये आरोप लगे कि बीजेपी ने तोड़ी है वो, चूंकि उनके रैली के दौरान ही वो टूटी थी। और उससे पहले भी इसी तरह की चीजें हुई थी। वो खूब जारी हुआ कि ममता बनर्जी जा रही हैं और भाजपा के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और ममता बनर्जी उतर करके सामने आ जाती हैं। इस तरह की चीजें हुई। यानी आप जो कर रहे हैं उसका नुकसान आप भुगत चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसका नुकसान नहीं भुगता है। तो उससे आप सबक लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि मुझे लगता है समीर जी कि शायद बीजेपी सोचती है कि उसके पास इस तरीके की चीज़ों के अलावा और कोई हथियार है ही नहीं जिसके आधार पर वो राजनीति कर सके। तो ये एक तरह से कहा जाए बीजेपी की जो राजनीतिक स्थिति है उसको दर्शाता है कि वो कितनी कंगाल जो है वो मुद्दों के तौर पर हो चुकी है। बिल्कुल, और मुद्दा विहीन। और इस चीज़ को हम लोगों ने अमलेंदु जी लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि मुद्दे उसके पास नहीं थे। और चूंकि सरकार में है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे थे। कई मुद्दों पर विपक्ष ने उसको घेरा, आरोप लगे और आरोप वो सही साबित होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो विपक्ष का एजेंडा था धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जब तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है, अल्पमत की सरकार,
उसमें वो उन मुद्दों पर आगे बढ़ रही है जो कि विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में कहे गए थे। तो जाहिर सी बात है कि उसके पास मुद्दों की कमी है और यहां तक कि उन राज्यों में भी वो मुद्दे नहीं तलाश पा रही है जहां वो आज तक कभी सरकार में नहीं रही, उसका जनाधार नहीं रहा, दूसरी पार्टियों की ही सरकारें रही। पिछले करीब 10 साल से वहां प्रयास में लगी हुई है कि कैसे वहां अपनी सरकार बनाई जाए या किसी तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार में शामिल हुआ जाए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रही है और अब धीरे धीरे उसका वहां से भी जनाधार खिसक रहा है। क्योंकि जो विधायक, जो अभी हमने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान दावा था कि 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन वहां 77 सीटें ही आई। और यही नहीं, चुनाव के बाद बहुत सारे एमपी और एमएलए जो छोड़कर, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उनमें से बहुत सारे वापस चले आए। तो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वहां प्रेजेंस है भी, वो कितनी अस्थिर प्रेजेंस है और कितनी क्षणिक प्रेजेंस है, यानी कोई मजबूत जनाधार वहां अब तक वो नहीं बना पाई है। जी बिल्कुल, अब अभी तक प्रेजेंस नहीं बना पाई है और क्षणिक थी। और समीर जी एक तरीके से कहिए कि जो आरोप ये लगे कि वहाँ वाम दलों ने अपना वोट जो था पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी को ट्रांसफर करा दिया था, इस तरीके के आरोप लगे। जाहिर सी बात है कि हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अपनी राजनीति होती है। चूंकि ममता बनर्जी ने सत्ता वाम दलों से छीनी और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी एक तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति की हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो ममता बनर्जी का तानाशाही प्रवृत्ति का होना एक अलग मसला है, लेकिन ऐसे प्रकरण पर राजनीति करना ये बहुत घृणित मसला है। ये ममता बनर्जी की तानाशाही प्रवृत्ति से ज़्यादा घृणित मसला है कि आप ऐसे प्रकरण पर आप इसका राजनीतिकरण करें और आपका निगाह जो है वो सत्ता पे रहे, आपकी निगाह किसी पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने की तरफ ना हो करके आपकी अपनी सत्ता पे हो। यानी कि आप देखिए समीर जी, थोड़ा मतलब कहा जाए वो थोड़ी ओछी टिप्पणी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन आप किस रास्ते से होकर के सत्ता पे जाना चाहते हैं जी। आपके पास सरकार के खिलाफ या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बात करने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, ये साफ जाहिर हो रहा है। आप सरकार तक पहुंचना चाहते हैं तो आप किसको सीढ़ी बना रहे हैं जी। या तो ये आंदोलन शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक होता, जैसा कि कपिल सिब्बल जो है पश्चिम बंगाल सरकार के वकील जो थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा कहा कि उनके पास वीडियो हैं, बीजेपी के लोग और मतलब राजनीतिक लोग जो हैं उसमें वो जो कुछ प्रदर्शन हुए उसके पीछे थे, वो उसको उकसा रहे थे, उनके पास वीडियो हैं। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार का वकील खड़े होकर ये कह रहा है तो वहाँ गलत बयानी नहीं कर सकता है, चूंकि जज साहब जिस तरीके सवाल पूछे थे वो तुरंत सवाल कर सकते थे कि वीडियो आप पेश कीजिए। तो उनके पास एविडेंस होंगे, तभी उनके पास है एविडेंस। और ये देखने में आ रहा है समीर जी, कई तरीके के एविडेंस, ऐसा नहीं कि केवल कपिल सिब्बल के ही पास है, वो सार्वजनिक रूप से लोगों के पास है, सोशल मीडिया पे है। और समीर जी, चूंकि वो एक सुप्रिया श्रीनेत जो है कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया है, लेकिन वो चूंकि उन्होंने वीडियो ट्वीट किया वो किसी दूसरे मीडिया हाउस का वो वीडियो, तो हम उसको दिखा नहीं सकते हैं। उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पत्थर फेंके जा रहे हैं, ईंटें फेंकी जा रही है पुलिस के ऊपर, और वो बाकायदा भगवा दुपट्टे जो है गले में डाले हुए हैं जी। तो इस तरीके के वीडियो जो सब आ रहे हैं, तो ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो भी कुछ हुआ इस मसले को लेकर उसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था और वो इसको राजनीतिकरण इस मसले का करना चाहती थी। इधर समीर जी अभी भी एक बड़ी खबर आई है, बस उसको एक लाइन में उसको बता दें। बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए एक्ट की वैधता पे अभी सुनवाई कर रहा था, उसने 2 आदेश दिए हैं और उसने कहा है कि एक तो अगर कोई व्यक्ति पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत कस्टडी में है तो एजेंसी के सामने दिया गया कोई भी बयान साक्ष्य के तौर पे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका असर क्या होगा? इसका असर अरविंद केजरीवाल के मसले पर होगा। इस आदेश का कि अरविंद केजरीवाल के मसले में जो नाम लिया गया है अरविंद केजरीवाल का, जिस अभियुक्त ने मतलब जिसने लिया व्यक्ति ने, वो उस समय कस्टडी में था और कस्टडी में उसने नाम लिया, तो वो साक्ष्य के तौर पे अब ईडी उसको नहीं रख पाएगी कहीं भी। ये चीज़ एक तो साफ हो गई, और ना सीबीआई रख पाएगी जो भी साक्ष्य हैं। तो इसका असर केजरीवाल के उस पे मसले में पड़ेगा। हालांकि कल ही जो है वो बीआरएस की जो नेता है के कविता, उनको ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में जमानत मिल गई है। तो इस पूरे मसले में सब लोग जमानत पे आ चुके हैं, केवल अरविंद केजरीवाल रह गए हैं, तो वो भी अब आ जाएंगे, ऐसा समझा जाता है। बिल्कुल, मेरा सवाल ये, मैं उस बिंदु पर आना चाह रहा था अमलेंदु जी की जो के कविता को जिस तरह से जब जमानत कल मिली है और सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त टिप्पणियां हैं
वो ये दिखा रहा है बिल्कुल उसी तरह से, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त टिप्पणी जब मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई थी और ये कहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी का कुछ ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि आप उनकी कठपुतली मत बनिए, आप अपने तरीके से उसका वो करिए, आपके पास साक्ष्य होने चाहिए, ऐसे किसी भी गवाह को लाकर आप पेश नहीं कर देंगे, और खास तौर से किसी अभियुक्त को जो खुद ही उस मामले में अभियुक्त हो, ऐसे व्यक्ति को आप गवाह के तौर पर कैसे ला सकते हैं। तो ये तमाम जो टिप्पणियां हैं इन जांच एजेंसियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की, ये बड़ी गंभीर टिप्पणियां हैं और ये दिखा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगाह में ये जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या और एजेंसियां हो, वो लोग राजनीतिक रूप से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही सख्त टिप्पणी कल के कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की। कल बहुत सख्त टिप्पणी की के कविता के मामले में, और आज जो अभी सुनवाई करते हुए जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। समझ लीजिए कि पूरी की पूरी दिशा जो है ईडी के तमाम केसेस की बदल जाएगी अब। जिस तरीके से ईडी हथियार बनी हुई थी, मोदी जी का जो विपक्ष का आरोप है कि वो मोदी जी का हथियार बनी हुई थी, और विपक्ष का आरोप ये है कि 90% से ज़्यादा ईडी के मुकदमे राजनीतिक मुकदमे हैं, और तो ये अब ये आप समझिए वो हथियार किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निरस्त हो जाएगा मोदी सरकार का जो विपक्ष का आरोप है, इसको समझा सकता है। तो ये समझिए अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। इधर समझिए जो हम लोग बंगाल की चर्चा कर रहे थे, हाँ। उस बंगाल की चर्चा में एक चीज़ और है, एक मंत्री हैं मोदी सरकार के सुरेश गोपी, केरल के। अभी केरल में एक हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है समझिए, और वो हेमा कमेटी की रिपोर्ट ये है कि वहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें कई प्रभावशाली जो एक्टर और डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं यौन शोषण के, और उस कमेटी में किया गया है। उस पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, सुरेश गोपी साहब से जो जब सवाल पूछा, तो वो भड़क गए और मीडिया से उन्होंने बदसलूकी करी। अच्छा, सुरेश गोपी खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और अभी उनका थोड़े दिन पहले ही बयान था, अभी दो चार दिन पहले, कि वो अमित शाह ने उनका कागज उठाकर फेंक दिया था जब उन्होंने बताया कि वो 20-22 फिल्में अभी उनको और करनी है। तो अमित शाह ने उनका वो मंत्री बनने में दिलचस्पी उनकी नहीं है, वो फिल्म करना चाहते नहीं, मंत्री बनने में दिलचस्पी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ भाजपा की जो बातें चल रही, एक तरफ आप वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बंगाल में, और आपका मंत्री जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कोई रिपोर्ट आ रही है, वहाँ इस तरह की चीजें हो रही हैं, उस पर भड़क जाता है और मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करता है। ये खबर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखी थी संजय जी। तो ये मतलब दोहरा चरित्र एक तरीके से जो है ये सामने आ रहा है। हाँ, और वही सबसे बड़ी जो गंभीर बात है, गंभीर मसला यही है कि बंगाल में जो कुछ भी हुआ, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ, वो उसको जिस तरह से मानवीय तरीके से संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और उसके लिए न्याय की मांग होनी चाहिए, वो नहीं, बल्कि राजनीतिक आधार पर ये सारी चीजें तय हो रही हैं कि किसके खिलाफ किसके लिए न्याय मांगना है और किसके लिए न्याय नहीं मांगना है। बहुत है ये एक कह लीजिए कि अमानवीय तरीका है, और इस तरह की राजनीति को शायद ही कोई पसंद करे या किसी को अच्छा लगे, क्योंकि कोई भी घटना किसी के साथ हो रही है तो वो अपने आप में गंभीर घटना है इस तरह की, और उसके खिलाफ कोई भी विचारधारा हो, राजनीति हो, उसके आधार पर यह नहीं तय होना चाहिए कि विरोध करना है कि समर्थन करना है। समर्थन करने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है, उसने इस तरह के मामलों में अभियुक्तों का समर्थन किया है। उसके कई उदाहरण अभी हम लोगों ने चर्चा की, अमलेंदु जी ने बताया कठुआ में किस तरह से हुआ था, उसके अलावा जो गुजरात में बिल्किस बानो को लेकर जो ये भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें अपने हिसाब से जो उनके समर्थक नहीं है, उनके विरोधी हैं, वहां चुप हो जाएंगे, या उन राज्यों में इस तरह की घटनाओं का कोई जिक्र नहीं करेंगे जहां उनकी अपनी सरकारें हैं। तो ये एक बहुत ही संवेदनहीन तरह की राजनीति है, और इस तरह की राजनीति को या इस तरह के मसलों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। अमानवीयता है तो वो सबके लिए है, कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उसकी निंदा की जानी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ का जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो फिर अपराधियों का भी मनोबल बढ़ेगा, और फिर अपराधी भी राजनीतिक
तरीके से घटनाओं को अंजाम देकर और उन राजनीतिक दलों का साथ पकड़ लेंगे जिनकी सरकारें होंगी या जहां उनको फायदा होगा। और ये सारी चीजें अल्टीमेटली अब समाज को खत्म करने वाली, खराब करने वाली, नष्ट करने वाली हैं। बिल्कुल समीर जी, समाज के ऊपर इन सारी घटनाओं का बुरा असर पड़ता है, उस अपराध का भी बुरा असर पड़ता है, उस अपराध के ऊपर जो राजनीति होती है उसका भी बुरा असर पड़ता है। आप देखिए कि जो बच्चे हैं उनके मस्तिष्क में क्या चीजें जाएंगी कि अगर इस तरीके की घटना हो जाएगी तो उसके ऊपर किस तरीके से लोग राजनीति करेंगे। ये मतलब पीड़ित या पीड़िता जो भी है उसको न्याय दिलाने का मसला कहीं दिख ही नहीं रहा है। और अगर ये होता तो सब जगह होता फिर इस तरीके की चीजें, हर जगह इस तरह से प्रदर्शन होते। और तो आप ये नहीं कर रहे हैं और दूसरों पे कर रहे हैं। मुझको याद पड़ रहा है अभी 2 दिन पहले शायद कोई टीवी डिबेट थी, उसमें कांग्रेस की प्रवक्ता है वो बीजेपी से सवाल कर रही थी कि भाई आप जो वहाँ बंगाल में कर रहे हैं वो आप बदलापुर में क्यों नहीं कर रहे हैं। ये उन्हीं का सवाल था, मेरा सवाल नहीं है। ये उन्हीं का सवाल था कि आप बदलापुर में क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने उत्तराखंड में क्यों नहीं किया। और उत्तराखंड में अभी फिर एक घटना हुई जी, बस में जो है 5 लोगों ने किया दुष्कर्म, वो एक घटना, उस पर आप खामोश हैं अभी तक जी। उसमें क्या जांच हुई, कहाँ हुई, अभी तक किसी को कोई पता नहीं है, कोई उबाल उस पर नहीं है, मीडिया भी उस पर खामोश है। उसको बंगाल दिख रहा है सिर्फ बंगाल, सिर्फ बंगाल। उत्तर प्रदेश पे खामोश है, उत्तर प्रदेश में भी किसी को नहीं दिख रहा, सिर्फ बंगाल दिख रहा है। तो ये जिस तरीके से मीडिया के जरिए और ऐसी घटनाओं का कहा जाए कि राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, इसका समाज के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं समीर जी, ये भाजपा को भी दुख पहुंचाएगा आगे चलकर कि अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इस तरह की घटनाएं जो आपराधिक घटनाएं हैं, उनका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक रूप से उनको देखने का कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, वो क्या चाहे जिस राज्य में हो रही हो। ये घटना अमानवीय घटनाएं होती हैं और इनकी निंदा होनी चाहिए और इनके दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी मांग की जानी चाहिए, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सभी को इसमें राजनीति से ऊपर उठकर। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब इस तरह के मामले राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर उनका विरोध और समर्थन किया जा रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुला रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। ये बंद उस कल की घटना के विरोध में है जिसमें छात्र राज्य सचिवालय यानी नवान्न भवन पर तक मार्च करने का उन्होंने आह्वान किया था। अनुमति नहीं दी गई थी प्रशासन की ओर से, बावजूद वो वहां राज्य सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे। उसके बाद प्रदर्शनकारियों के साथ और पुलिस के साथ झड़पें हुई, जिसमें कई पुलिस वालों को भी चोटें आई, घायल हुए, और प्रदर्शनकारियों पर भी लाठीचार्ज हुआ, वो भी घायल हुए। उस घटना के विरोध में आज पश्चिम बंगाल में बंगाल बंद का आह्वान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 12 घंटे के यानी दिन भर के बंद का आह्वान किया है। और इस बंद के आह्वान के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने भी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है पश्चिम बंगाल में, उसने भी प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का ऐलान किया हुआ है। दोनों पार्टियां सड़कों पर दिखाई पड़ रही हैं और जो वहां के तमाम लोगों को कहा गया है कि जो सड़कों पर निकल रहे हैं अलर्ट पर रखें। लेकिन कई हमने विजुअल्स देखे जिसमें जबरन स्कूलों को बंद कराया जा रहा है, बसों को रोका जा रहा है, सड़कों पर लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। सरकारी बसों के ड्राइवर्स जो है वो हेलमेट लगाकर बस चला रहे हैं और बस के ड्राइवर्स का कहना है कि उनको इस तरह से सरकार की ओर से निर्देश मिले हैं। कई जगह ट्रेनें भी रोकी गई हैं पश्चिम बंगाल में, रेल की पटरियों पर भी रेलें रोकने का, ट्रेनें रोकने का की कोशिश की गई है। तो ये पूरा जो मामला है, जो घटना हुई कोलकाता में महिला डॉक्टर के खिलाफ पिछले दिनों, जिसमें अभियुक्त को, जो मुख्य अभियुक्त थे, उसके अलावा जो उसके साथ अन्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद सीबीआई की जांच भी चल रही है। बावजूद इसके इस घटना को लेकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ अभियान चलाया है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन यह बहुत बड़ा आरोप लग रहा है महुआ मोइत्रा का, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, लोकसभा में सदस्य हैं, उनका हम ट्वीट देखते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर इस मामले को राजनीतिक रूप देने का, राजनीतिक रंग देने का प्रयास
करने का आरोप लग रहा है। महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट है जो उन्होंने लिखा है कि, और बहुत एक गंभीर शब्द का उन्होंने मतलब एक कह लीजिए कि एक बहुत सख्त शब्द का इस्तेमाल किया है। बीजेपी गूंस यानी बीजेपी के गुंडे जबरन बंद करा रहे हैं स्कूलों को, सड़क, बसों को, वाहनों को, सड़कों को बंद किए हुए हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर कल का जो मार्च था उसका आह्वान छात्र परिषद ने किया था, छात्रों ने किया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कई जगह ऐसे विजुअल्स आए हैं जिसमें पत्थरबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग दिख रहे हैं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का आरोप है। तो महुआ मोइत्रा का जो ट्वीट है वो कह रही है कि भाजपा के गुंडे आज जबरन हाई स्कूल बंद करा रहे हैं। ये जो हम स्कूल देख रहे हैं इसी के लिए वो शायद कह रही हैं, ऐसी पार्टी से और उम्मीद मत कीजिए जिसके नेता के पास संपूर्ण राजनीति विज्ञान में रहस्यमयी डिग्री है। भाजपा को धन्यवाद क्योंकि उसने ये साबित कर दिया कि बंगाल ने आपको क्यों नकार दिया। जय श्री गलगोटिया। महुआ मोइत्रा, ये रहस्यमयी डिग्री, जय श्री गलगोटिया, ये सारी चीजें ये क्या है? महुआ मोइत्रा बहुत सारे ऐसी चीजें लिख देती है कि उसको समझना पड़ता है कि इसका संदर्भ क्या है, कहाँ तक, कहाँ क्या ये चीज़ें क्या है। समीर जी जो रहस्यमय डिग्री की बात कर रही हैं तो जिनके नेता के पास तो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर शायद बात कर रही हैं, क्योंकि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उनके पास बताई जाती है, जो विषय ही कहीं नहीं है ना, विषय भी कहीं नहीं है और उस विषय के अकेले छात्र दुनिया में प्रधानमंत्री ही हैं। तो वो जिस विश्वविद्यालय से मिली उस विश्वविद्यालय में भी दूसरा कोई छात्र उसका नहीं है, दूसरा सेशन चला, दूसरा कोई सेशन चला ना, उससे पहले ना उसके बाद में। तो भूतो न भविष्यति जो हमारे प्रधानमंत्री का है, तो भूतो न भविष्यति, वो डिग्री भी किसी और के पास नहीं है। दूसरा वो जय श्री गलगोटिया जो कह रही है, वो आपको याद होगा कि वो गलगोटिया विश्वविद्यालय के छात्र जो थे वो गए थे कांग्रेस का जब वो जारी हुआ था मैनिफेस्टो, उसका विरोध करने के लिए। तो वीडियो वायरल हुआ था एक टीवी चैनल के पत्रकार का, वो उनसे पूछ रहा है कि क्या है, तो बता नहीं पा रहे हैं क्या है, तो और किस किस तरीके के जवाब दे रहे हैं। तो यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो सब ये कहे बोले कि हमें तो कहा गया चलो तुम्हें वहां जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने आ गए थे। तो इसीलिए उसको जय श्री गलगोटिया कहनी, चूंकि ये उनका कहना ये है, मतलब एक तरीके से कहा जाए महुआ मोइत्रा का, कि जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि प्रदर्शन कर किस लिए रहे हैं। इस्तीफा आपको नरेंद्र मोदी से मांगना चाहिए, या मांग रहे हैं ममता बनर्जी से, क्योंकि जांच अब नरेंद्र मोदी के पाले में है, ममता बनर्जी के पाले में नहीं है, और हाईकोर्ट के आदेश से है। तो यानी अब इसमें हाई कोर्ट भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, उसके डायरेक्शंस हैं, उस पे हो रही है जांच शुरू हो चुकी है, सीबीआई के पास में है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुके हैं, दोबारा होना है पॉलीग्राफी टेस्ट, ये भी आ चुका है। कई बार उसके प्रिंसिपल जो है उससे पूछताछ सीबीआई कर चुकी है, तमाम और वहाँ चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारे वहाँ से जो साक्ष्य हो सकते हैं उनको सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। यानी कि अब सब कुछ सीबीआई के हाथ में है, तो अब सीबीआई को करना है जो भी करना है। तो अब सीबीआई पे दबाव डालिए कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर इसका सजा दिलवाए, उस अपराधी को भी और उसके साथ जो जो शामिल थे और जिन्होंने उसको बचाने का प्रयास किया उनको भी। तो ये सीबीआई की जिम्मेदारी बनती है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। समीर जी बिल्कुल। और लेकिन ये है कि अब उस मामले का राजनीतिकरण भी किया जाना है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अपना कैसे प्रभाव बढ़ाया जाए, क्योंकि तमाम ऐसे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से सरकार में है वहां उसकी स्थिति अब कमजोर होती जा रही है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने देखा ही कि किस तरह से वहां चुनावों की घोषणा हो गई है, नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं जम्मू कश्मीर में, और पहली लिस्ट आने के बाद जिस तरह से वहां एक विरोध भड़का भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में, वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को परेशान किए हुए हैं। लेकिन इस बीच वो पश्चिम बंगाल की ओर और दिल्ली में, इन दो राज्यों में उसका खास तौर पर उसकी निगाह है कि यहाँ वो अभी तक सत्ता में नहीं आ पाई है। दिल्ली में जब से पिछले 10 साल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, चाहे खुद से आई हो, चाहे दूसरों के सहयोग से, और चाहे हारने के बाद दूसरे पार्टियों के विधायकों को अपनी तरफ करके आई हो, लेकिन उसने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में इनमें से कोई भी स्थिति वो नहीं संभव हो पाई, यानी ना तो वो खुद सरकार बना पाई, ना तो जो
दूसरी पार्टियों के विधायक हैं उनको लेकर सरकार बना पाई और ना ही किसी पार्टी को तोड़ पाई। ये कोई स्थिति वहां संभव नहीं हुई, तो वो किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे के राजनीतिकरण को लेकर वो तैयार है। ये ऐसी घटना है जिसमें अमलेंदु जी अभी बता रहे थे कि सरकार ने कार्रवाई की, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से सीबीआई को मामला गया, सीबीआई जांच कर रही है, राज्य सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उसमें ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। तो ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग का सीधा मतलब है कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार को कितना घेरा जाए वो उसकी कोशिशें हो रही हैं। और उन कोशिशों के बीच जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो इस तरह की अमानवीय घटनाओं को राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है। तो ये राजनीतिक रूप देने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है अमलेंदु जी कि ये राजनीतिक रूप इसको कितना मिल पाएगा इस घटना को लेकर, क्योंकि जब राजनीतिक पश्चिम बंगाल में भी सवाल उठेगा कि आपने और जगह क्यों नहीं उठाया, उठ भी रहा है वहां पर कि आप और जगहों पर चुप क्यों रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि राजनीतिक रूप देने की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए समीर जी, अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी आज का बंद बुलाकर खुलकर सामने नहीं आती तो हो सकता है थोड़ा उसके कोशिश हो भी आती। यानी एक तरीके से बीजेपी की रणनीति जो वो खुद गड़बड़ा गई, उसने खुलकर जो आज जो सामने आ गई। अभी तक तो ये आरोप लग रहे थे कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है। अब बीजेपी चूंकि खुलकर सामने आ गई तो अभी जब किसी को आरोप लगाने की भी आवश्यकता नहीं रह गई। अभी तक तो लग रहा था कि युवा है, छात्र है, दूसरे लोग हैं, आम नागरिक हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ सकता ना कि भाई ये कौन लोग थे, आप प्रदर्शन कीजिए कि मत कीजिए। अच्छा, और आप देखिए मजे की बात क्या है समीर जी कि जो गवर्नर है सीवी आनंद बोस, वो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। और वो कौन है सीवी आनंद बोस? जिनके ऊपर खुद जो है आरोप है और पुलिस को काम करने वाली की महिला का, और वो खुद पुलिस को अंदर नहीं घुसने दे रहे राजभवन में जी कि उनके किसी कर्मचारी से भी पूछताछ न कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सुध नहीं आई कि गवर्नर जो आपके गवर्नर हाउस में बैठा हुआ कर रहा है उसके खिलाफ भी आप आंदोलन करें। अगर ये आंदोलन आप नवान्न पे कल कर रहे थे तो ये आंदोलन फिर गवर्नर के इस्तीफे की मांग के लिए भी करना चाहिए था, जो कि बीजेपी नहीं कर रही। सरकार के प्रमुख हैं और जब इतना ज्यादा कर रहे हैं, जब वो सरकार को बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो जिस सरकार के मुखिया के ऊपर आरोप हैं उसके ऊपर भी आपको करना चाहिए। इसी तरीके से झारखंड उसमें उड़ीसा में उनकी सरकार है, वहाँ रघुवर दास मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे के ऊपर एक वहाँ के राजभवन के कर्मचारी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए कि उसने गाली नहीं भेजी लेने के लिए, तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया उसको लेकर भी वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जो है वो नहीं किया आंदोलन वगैरह। इधर राहुल गांधी ने कोई शायद एक ट्वीट किया है समीर जी, अभी हम उसको देखते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, उसे देखेंगे कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आह्वान किया है, बंगाल बंद का आह्वान किया है, वहां पर सड़कों पर इस समय प्रदर्शनकारी दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार ने अलर्ट किया है जो सरकारी वाहनों के ड्राइवर्स हैं, बसों के ड्राइवर्स हैं, कि आप लोग अपनी सुरक्षा करिए और हेलमेट लगाकर चलिए। वो मुझे लगता है इस तरह का आदेश पहली बार दिया गया होगा, कभी बसों पे हेलमेट लगाकर चलते हुए नहीं देखा गया है। तो ये इन सारी चीजों से ये पता लग रहा है। और खुद तृणमूल कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के इस बंद के आह्वान के खिलाफ सड़कों पर है। ये एक अजीब सी स्थिति वहां बनी हुई है। लेकिन कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की जिस घटना को ये राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की उसके लिए निंदा की जा रही है, आलोचना की जा रही है। जी अमलेंदु, गुजरात में बाढ़ को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है समीर जी, और वो लिख रहे हैं कि गुजरात में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन और भयंकर होती जा रही है। इस आपदा में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो प्रभावित लोगों की और राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन की हर संभव सहायता करें। सरकार से अपेक्षा है कि इस आपदा के प्रकोप को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं ताकि प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी पुनर्निर्माण और पुनर्वास की दिशा में बढ़ सकें। ये राहुल गांधी ट्वीट है। आपदा है वहां पर तो उसको अवसर की तरह से नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि वहां जाकर मदद की जाए, आपदा के समय लोगों के साथ रहा जाए, जितनी जो सहायता संभव हो पहुंचाई जाए। और यही नहीं, सरकार से भी उन्होंने जो अपील की है वो एक बहुत ही एक कह लीजिए कि एक ज़रूरी अपील है, जो कोई भी एक राजनीतिक दल का, चाहे वो विरोधी राजनीतिक दल हो, आम आदमी हो, नागरिक हो, वो
उनको करनी चाहिए, उन और सरकार को काम करना चाहिए। तो ये पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है और ये गुजरात में जिस तरह से राहुल गांधी का ट्वीट है, इन दोनों में ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने की जो वजह है वो क्यों है, जिसको कि पिछले 10 साल में लगातार डिफेम करने की कोशिश की गई और तमाम अमानवीय मुद्दों पर राजनीति करने की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, तो उसकी लोकप्रियता में जो गिरावट पिछले काफी दिनों से दिखाई पड़ रही है वो किस तरह से दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल समीर जी, और यही है, देखिए वायनाड में हुआ भूस्खलन, राहुल गांधी तुरंत पहुंच गए, प्रधानमंत्री को बहुत समय लगा जाने का, और घूम के तो आए प्रधानमंत्री, लेकिन आज तक कोई सहायता की घोषणा नहीं की गई, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। गुजरात में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राहुल गांधी को क्या पड़ी है कि अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि आप जाके वहाँ मदद कीजिए। गुजरात में बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है समीर जी, और तमाम तरीके के इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं कि किस तरीके से शहरों के अंदर जो है बहुत स्थिति ख़राब है, इस तरह के बहुत से विजुअल्स आ रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो एक सकारात्मक राजनीति कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो नकारात्मक राजनीति, विपक्ष कह रहा है कि नकारात्मक राजनीति है। तो अब ये नकारात्मक सकारात्मक के बीच से हमको लगता है समीर जी कि जो बंगाल में चल रहा है इस पर नज़र बनाए रखनी है हमको पूरे दिन भर कि आज क्या क्या होता है, किस किस तरीके की खबरें आती हैं, उसको हम लगातार बनाए रखेंगे और अपने दर्शकों को हमने बता दिया है कि अब तक क्या क्या चला है। जी बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल बंद का आह्वान किया है। कल की जो घटना हुई थी जिसमें छात्र ये राज्य सचिवालय की ओर मार्च कर रहे थे, उस पर लाठीचार्ज हुआ, ये आरोप लग रहे हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी की गई है, हमला किया गया है, बहुत सारे विजुअल्स भी दिख रहे हैं। तो उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल बंद का आह्वान किया है और भारतीय जनता पार्टी के बंगाल बंद के आह्वान के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने भी प्रदर्शन करने का फैसला किया है, प्रदर्शन हो रहा है। तो बंगाल की सड़कों पर इस समय यह स्थिति बनी हुई है, सत्तारूढ़ पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्षी पार्टी और दूसरे तमाम संगठन इस समय सड़कों पर दिख रहे हैं और सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि वो संभल कर चलें। बसों के ड्राइवर्स से कहा गया है कि आप हेलमेट लगाकर चले ताकि पत्थरबाजी हो, कोई इस तरह की घटना हो तो कम से कम आप सुरक्षित रहें। तो इन सारी खबरों पर डीबी लाइव की नज़र दिन भर रहेगी। इसके अलावा आप हमारे जो नियमित कार्यक्रम हैं 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट, उन्हें देखना ना भूलें। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।